नमस्कार स्टूडेंट्स। हम जो शिक्षण बिंदु पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण संधि नामक बिंदु का अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, संधि के 3 भेद हैं और जिसमें से हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं, जिसमें से दीर्घ स्वर संधि एवं गुण स्वर संधि का हमने अध्ययन कर लिया है। इससे हम आगे बढ़ेंगे और आज हमारा मुख्य उद्देश्य इस क्लास में ये रहेगा कि हम वृद्धि स्वर संधि और इससे आगे यण स्वर संधि को पढ़ने का प्रयास करें। साथियों, संधि को पहचानने का तरीका देखिएगा। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अपने पास में कुल 11 स्वर है। आप सबको मालूम होना चाहिए, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देखा कि दीर्घ स्वर संधि में सजातीय वर्ण यानी जिन्हें हम सवर्ण कहते हैं, उनका सजातीय वर्ण के साथ संयोग होने पर वर्ण दीर्घ हो जाता है। लेकिन जब गुण और वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं तो कितना आसान बनता है, जैसा कि आप लोग ध्यान देंगे। देखिएगा, अगर आ के साथ में ई स्वर या ऊ स्वर अथवा री स्वर, इन 3 जोड़ों को जोड़ा जाए तो गुणात्मक परिवर्तन होता है और गुण होकर के एक बार स्थिति ए, दूसरे नंबर पर ओ और तीसरे नंबर पर अर नामक स्थिति बनती है। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। लेकिन साथियों, स्वर संधि के तीसरे भेद की बात करें तो हम लोगों को संयुक्त व्यंजन के पास आना चाहिए और संयुक्त व्यंजन में जो ए, ऐ और ओ, औ स्वर अपन देख रहे हैं, इस आधार पर जो इनका वृद्धि स्वर है वो वृद्धि स्वर ही हमारे अध्ययन का मुख्य बिंदु बनेगा। आप इस बात को समझ जाइएगा, जैसा संधि का नाम वैसे ही ध्वनि का परिवर्तन। यानी कि प्रथम शब्द के अंत में अ अथवा आ स्वर आ जाए और दूसरे शब्द के आरंभ में 1 नंबर ए अथवा ऐ और 2 नंबर ओ अथवा औ स्वर आए तो साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ गुण होकर के ऐ और औ नामक स्थिति आती है। हम इसे परिभाषा में लिख सकते हैं कि अ अथवा आ के पश्चात ए, ऐ या ओ अथवा औ स्वर आए तो क्रमशः इनके स्थान पर क्रमशः वृद्धि स्वर आ जाता है। यानी कि संधि होने पर ये 2 स्थितियां हमारे सामने बनेगी जब हम वृद्धि संधि की स्थिति को देखेंगे। जैसे अगर हम लोग देखना चाहें तो अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा ऐ स्वर आने पर हमारा अनुस्वर ऐ और व्यंजन की शिरोरेखाओं पर मात्राएं दो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस ए, ऐ स्वर की एक बड़ी विशेषता होती है कि जहां एक भी मात्रा दिखाई नहीं देती है, लेखन में, उच्चारण में है, आप सब जानते हैं दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, लेकिन लेखन में जब एक भी मात्रा नहीं हो तो हम लोग व्यंजन के साथ जोड़ते वक्त एक बनाते हैं। और इसी तरीके से वृद्धि स्वर का प्रयोग भी इस तरीके से बनता है। अ अथवा आ स्वर के साथ ओ अथवा औ स्वर आने पर वृद्धि होकर औ बन जाता है। बहुत सरल संधि है, जैसा कि इसका नाम है वैसे ही इसमें स्वर को देखना होता है। कुछ एग्जाम्पल यदि मुझे इस तरीके से दिया जाए, महाधन ऐश्वर्य, ये एक सरल उदाहरण है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ स्वर है और द्वितीय शब्द का आरंभिक स्वर ऐ है। दोनों का एक साथ उच्चारण करने से भी ऐ बनेगा और ऐसा होते ही अ में आ स्वर के स्थान पर ऐ स्वर की मात्रा बनेगी और हमारा आन स्वर बन जाएगा महेश्वर्य। ये इस वृद्धि संधि की पहचान है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों, दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे महाधन ओज, यदि इसे देखा जाए तो आ के बाद ओ स्वर आने पर औ स्वर की मात्रा बनती है और हमारा आन स्वर महौज बनता है। ये 2 बेसिक उदाहरण हमने इसके संबंध में देखे हैं। इससे यदि हम लोग आगे बढ़ें तो हमारे पास में अन्य अनेक उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। जैसे परम धन
औचित्य। देखिएगा, वृद्धि स्वर है, परिणाम भी वृद्धि में आएगा और आंसर बनेगा हमारा परमौचित्य। ये आसान है ये संधि, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। कुछ और उदाहरण देखिएगा आपके साथ दोस्तों। मान लीजिए मुझे कहा जाए सदैव में संधि बताइए, तो मैं सबसे पहले तो इस संधि को देखने के लिए, इसको पहचानने के लिए मुझे वृद्धि स्वर देखना चाहिए, फिर अर्थ को देखना चाहिए। सदा और एव नामक शब्दों की यहाँ पर संधि हुई है, दो ध्वनियां जो मिली है आपस में वो इस तरीके से हैं। पहला शब्द सदा के रूप में बनेगा, दूसरा एव के रूप में बनेगा। इसी तरीके से जैसे एकैक, तथैव और सदैव। देखिएगा, तथैव, तथा, धन, एव, एक एक की बात करें तो एक धन एक, बहुत आसान हो गया है। पर इस संधि में जानने और समझने की बड़ी जानकारी कौन सी है, किस बात का हमें अधिक ध्यान रखना चाहिए, इस बात की तरफ आते हैं। जैसे ही दोस्तों इस संधि में हमें संधि विच्छेद की बात की जाएगी तो हम लोगों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर इसका समाधान हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें पहले संधि की पहचान करनी चाहिए, और जहां पहचान है वहीं पर संधि विच्छेद के बारे में चिंतन करना चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ी जानकारी दोस्तों, हमारे पास में हमारी हिंदी में एक य प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय की दो बड़ी जानकारियां होती है जो इस संधि विच्छेद में हमें हेल्प करेंगे। जैसे य के पूर्व में जो व्यंजन वर्ण होता है दोस्तों, वो स्वर रहित बनेगा, यानी कि पूर्व व्यंजन वर्ण स्वर रहित। दूसरी बड़ी जानकारी साथियों वो यह कि जिस शब्द के अंत में यह प्रत्यय जुड़ गया है, उस शब्द के आरंभ में जो स्वर होगा ए, ऐ और ओ, औ में से वृद्धि स्वर को हमें बनाना चाहिए, तो हमारा शब्द शुद्ध हो जाएगा। जैसे हाँ, और जहां यह प्रत्यय नहीं है वहां अधिकतम शब्दों में स्वर वृद्धि वाला नहीं मिलेगा, उसका लघु रूप मिलेगा। लेकिन कुछ शब्दों में हमें ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे मतैक्य, मुझे यदि आंसर के रूप में दो बिंदु मिल जाए, मत धन ऐक्य, या ऐसे मिल जाए मत धन ऐक्य, तो मुझे आंसर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस शब्द के अंत में यह प्रत्यय है, इसलिए आरंभिक स्वर वृद्धि में होगा। आपको ये बड़ी जानकारी मिल चुकी है। देखेंगे नया एग्जाम्पल, मान लीजिए आ जाए पुत्रैषणा। पुत्रैषणा, पुत्र की कामना, पुत्र की इच्छा। ऐषणा शब्द का अर्थ यही होता है। देखेंगे पुत्र धन ऐषणा, इस शब्द के अंत में यह प्रत्यय नहीं है, मैंने इसमें वृद्धि नहीं की, लेकिन ये इसका मतलब यह नहीं है कि सारे प्रयोग ऐसे ही चलेंगे। देखें, मान लीजिए शब्द दिया जाए हमें वनौषधि, तो हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इस शब्द के प्रयोग के वक्त हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। वन धन औषधि, इस रूप में ही इस शब्द को समझना चाहिए। शब्द के अंत में, वैसे शब्द औषध है, औषध के साथ में ई प्रत्यय लगाए मानना चाहिए, पर यह प्रत्यय नहीं है। अतः इस ई प्रत्यय से भी आरंभिक स्वर इसका वृद्धि में है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और इससे संबंधित अन्य अनेक उदाहरणों का विच्छेद करेंगे। बात को फिर से दोहराते हैं, यदि अ या आ के पश्चात ए, ऐ अथवा ओ, औ आए तो वृद्धि स्वर बनता है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण बनेगा। वृद्धि संधि के शब्द को पहचानने की बड़ी जानकारी कि जहां वृद्धि स्वर देखने को मिलेगा वहां वृद्धि संधि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां से हमें सार्थक शब्द या शब्दांशों की संधि होती नजर आती हो। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों संधि का हमारा स्वर संधि का चौथा भेद आता है, जिसे हम यण स्वर संधि के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको एक बात के बारे में चिंतन करना चाहिए, हम जब स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें स्वर पर ध्यान देना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि अ या आ के साथ हमने अंतिम औ स्वर को जोड़ने तक का प्रयास कर लिया है। इसका मतलब अब हम लोग एक नए प्रोसेस में पहुंच गए, यानी कि हमारे प्रथम शब्द के अंत में स्वर अ अथवा आ नहीं होगा, अब हमें नए स्वर के रूप में देखना चाहिए। यण संधि को हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा, संस्कृत का एक सूत्र आपके सामने रखा हूं, इको यण ची। इसका शाब्दिक अर्थ बनता है
इसका अर्थ बनता है इकह वर्णों के स्थान पर यण वर्ण आदेश। अब हमें यह देखना चाहिए कि इकह वर्ण कौन से हैं और यण वर्ण कौन से हैं। वैसे हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला का अध्ययन करें तो संस्कृत में थोड़ा हिंदी से अधिक है, और इसी को यदि मैं हिंदी के सूत्र में प्रयोग कर लेता हूं तो तीन बातें मेरे सामने इस तरीके से आती है। प्रथम शब्द के अंत में ईश्वर का सजातीय ग्रुप आ जाए, अथवा ऊश्वर वर्ण देखने को मिल जाए, लघु गुरु में से कोई भी हो, या फिर हमें रीश्वर देखने को मिल जाए। ऐसा होने के बाद द्वितीय शब्द का आरंभ, दोस्तों स्वर से तो आरंभ होना चाहिए, लेकिन स्वर जो है इन दोनों स्वर से भिन्न, जिसे हम असमान स्वर नाम दे देंगे। यानी कि दोनों तरफ के वर्ण जब समान नहीं है तो वह असमान की स्थिति बनती है। ऐसा ही प्रयोग इन तीनों स्थितियों में देखने को मिलेगा। स्वर आएगा लेकिन ये असमान स्वर रहेगा। री स्वर के साथ में भी स्वर देखने को मिलेगा जो कि री से भिन्न यानी कि असमान स्थिति का स्वर रहेगा। ये तीन प्रमुख बातें हमारे सामने आती है। देखें दोस्तों, अब स्थिति में थोड़ा सा अंतर इस रूप को देखकर है कि हमने जो पहले अभी तक जो तीन संधि प्रयोग देखे हैं, दीर्घ, गुण और वृद्धि, जहां दो स्वर मिलते थे और दोनों स्वर वर्णों के मिलने से एक नया स्वर हमारे सामने आ रहा था, लेकिन यण संधि में ऐसा नहीं है। यण संधि में जो इधर के वर्ण है जैसे ई, उ या रे स्वर, ये ध्वनि बदल करके यण वर्ण यानी य, व और र में बदल जाते हैं, जिसे मैंने हलंत किया है। यानी कि स्वर से बनने वाला व्यंजन सदैव स्वर रहित होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगले शब्द का जो स्वर हमारे पास में है उस स्वर को हमें साथ में जोड़ देना चाहिए। ऐसा करते ही हमारा शब्द बिल्कुल ठीक बन जाएगा। जैसे एक उदाहरण मान लीजिए, मुझे एग्जाम्पल दिया गया निधन आए, तो महत्वपूर्ण स्थिति दोस्तों यह है, विद्यार्थी प्राय डायरेक्ट आंसर देखने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग में आंसर को कल्पित करते हैं और सीधा उत्तर लिख देते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो शब्द हमारे सामने या जो कंडीशन हमारे सामने दी गई है उसे इस जोड़ के निशान के दोनों तरफ ही देखना चाहिए, आंसर स्वतः ही हमारे सामने आएगा। कैसे? यदि प्रथम शब्द के अंत में देखें तो दोस्तों आपको ईश्वर मिलेगा, और द्वितीय शब्द के आरंभ में देखें तो आपको आश्वर मिलेगा। प्रथम दृष्टिया तो यह कि दोनों ही वर्ण स्वर है, अतः यह संधि स्वर है। और इससे अतिरिक्त अगर बात करें तो ईश्वर बदल जाता है य में, और य के साथ में आश्वर के मिलने से आंसर बनता है या। यानी कि इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। यानी अगर हम लोग यह कहें कि निधन आय की संधि करते वक्त हमें इस तरीके से मान लीजिए बांट लिया जाए, न को व्यंजन बना दिया जाए, स्वर रहित कर दिया जाए, और ई स्वर जो है उसके स्थान पर हम यह ध्वनि बना दें, तो हमें आगे वाले शब्द को पास में लाके लिख देना चाहिए, और सबकी सिरोरेखा एक करते ही आपका वांछित, अपेक्षित या जो हमें चाहिए वो आंसर आसानी से मिल जाता है। जैसे न, य में आश्वर और य, यानी कि शब्द बनाए आपका न्याय। देखें, दो नंबर स्थिति को देखना चाहे, मान लीजिए दो नंबर प्रयोग को देखना चाहे तो एक छोटा सा उदाहरण इस तरीके से, जैसे शब्द मिल गया अनु, और इसका अंतिम शब्द जो है इसके साथ जुड़ने वाला शब्द मिल जाए यदि हमें इच्छा, तो सबसे पहले तो स्वर की जांच कीजिए कि स्वर है तो स्वर संधि, और कौन से स्वर के साथ कौन सा स्वर जुड़ रहा है इस रूप से संधि का भेद तय कीजिए। यानी कि ऊ स्वर के पश्चात में इसकी जाति का ऊ स्वर नहीं है, ह्रस्व अथवा दीर्घ नहीं है। इस बात को अच्छे से सुनिएगा मेरे साथियों, यदि ई, ऊ और री स्वर के साथ में सजातीय स्वर ह्रस्व अथवा दीर्घ आता है तो आपको याद आना चाहिए दीर्घ स्वर संधि होती है। यानी कि ई, ऊ और री स्वर के साथ यदि सजातीय स्वर वर्ण के न आने से यदि दीर्घ स्वर संधि नहीं हुई है तो हमेशा इस बात को याद रख लीजिएगा कि वहां पर यण संधि ही होगी और कोई दूसरी संधि की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो यण संधि प्रयोग हमें पता चला इन दोनों वर्ण शब्दों के स्वर को देखने से। जैसे ही हम संधि करेंगे तो ये ऊ स्वर हमारा व व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा, और इस अनु उपसर्ग में से जो हमारे पास शेष रहेगा वे ध्वनियां इस तरीके से रहेगी। यदि इसके साथ में द्वितीय शब्द की स्वर सहित स्थिति को जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर बन जाएगा अन्वेक्षा। बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा करते वक्त कौन सा शब्द
स्वर कौन सा, लघु या गुरु की मात्रा का बड़े जो है हमें ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। तीसरे प्रयोग के संबंध में बात करते हैं। तीसरा प्रयोग था मेरे साथियों, यदि हम कहें कि री स्वर के पश्चात भी स्वर आ जाए जो कि इस री स्वर से भिन्न होना चाहिए, इससे असमान स्थिति में होना चाहिए। ऐसा होने पर ये री स्वर हमारा र व्यंजन में बदल जाएगा और जो दूसरा शब्द है जिसका आरंभ स्वर से हुआ है उसे साथ में जोड़ दिया जाएगा, हमारा शब्द बन जाएगा। अब देखें साथियों, अगर हम लोग कुछ उदाहरण देखने की कोशिश करें, वैसे आपकी हेल्प इस रूप में कर सकते हैं कि इसमें आपको पितृ शब्द, मातृ शब्द और भ्रातृ शब्द जो कि हमारे ब्लड रिलेशन में हमारा अपना परिवार है, ऐसे शब्दों को हम तत्सम रूप में ही यहाँ पर जोड़ पाएंगे। बहुत आसान है इस प्रकार के वर्णों की संधि करना शब्दों की। मान लीजिए मुझे शब्द दे दिया गया है मातृधन आज्ञा। देखिएगा, यदि आपको एक दो बात समझ में आ जाती है तो हजारों हजार शब्द हमारे सही हो जाते हैं संधि में, हजारों शब्दों का खजाना हमारे मस्तिष्क में बढ़ जाता है। मैं आपको कभी भी कंठस्थ करने की बात नहीं कहूंगा, मेरा उद्देश्य यह है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिएगा, यदि हम यहाँ देखें मातृ शब्द का अंतिम वर्ण री स्वर है और आरंभिक वर्ण जो है अगले शब्द का वो आ स्वर है। देखिए दोस्तों, हमें इस तरीके से बांटना चाहिए, माँ त हलंत और री स्वर के स्थान पर र व्यंजन हलंत और अगला शब्द जो है वह आज्ञा है। यदि इन सब को एक कर दिया जाए, संयोग स्थिति को अपनाया जाए, तो आप देखेंगे कि त के बाद र आने पर त्र बनता है और यदि त्र के साथ में आ स्वर आएगा तो आपका आंसर त्रा बन जाएगा। हमारा सीधा सा आंसर बनेगा मात्रा या। इस संधि से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो हमारे सामने आता है वह है पितृधन अनुदेश या फिर अनुमति शब्द को भी देखा जा सकता है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका अशुद्ध प्रयोग हमारे समाज में बहुत चल गया है और विद्यार्थी सीधा ही इसका कंठस्थ किया हुआ आंसर पित्रानुमति या पित्रानुदेश जोड़ देता है। देखिए, मैं अनुमति शब्द की संधि इसके साथ करता हूं, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे पी त हलन री स्वर से र व्यंजन और अगला शब्द हमारा अनुमति। अब हम यदि इस पूरे शब्द को एक करें मेरे भाइयों तो आपका आंसर त्र, त के साथ र व्यंजन और र के साथ में अस्वर, सीधा सीधा आंसर आएगा पित्रानुमति। यानी कि आपको इस तरीके से पित्रानुमति। अब यदि दोस्तों इसी यण संधि के संबंध में हमसे यह कह दिया जाए कि आप इस संधि का विच्छेद कीजिए, तो हम कैसे करेंगे और कैसे इस संधि की पहचान करेंगे। दोस्तों, यण संधि की पहचान हो जाए तो संधि विच्छेद करना और भी आसान हो जाए। अब पहचान कैसे है इसके संबंध में आपकी दो बातें। दोस्तों, एक शब्द लिखा है मैंने प्रायः, प्रायः ये नियम काम करेगा। कुछ स्थानों पर जहां दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वो स्थिति आगे आने वाले क्लास में और हम ठीक कर लेंगे। शब्द के आरंभ में, शब्द में य अथवा व अथवा र वर्ण स्वर सहित हो और इनके आरंभ में इन तीनों वर्णों का में से यदि एक भी वर्ण शब्द में हमें देखने को मिलता है तो उस शब्द में य व अथवा र के पहले जो व्यंजन वर्ण मिलेगा आपको दोस्तों वह स्वर रहित होना चाहिए। दो बातें हुई, य अथवा व अथवा र, तीनों में से एक वर्ण स्वर सहित होना चाहिए, इसके पूर्व वाला व्यंजन वर्ण स्वर रहित होना चाहिए। तो प्रायः वहां पर हमें यण संधि देखने को मिलेगी। दो तीन एग्जाम्पल हम सॉल्व करना चाहेंगे। जैसे नंबर एक, मान लीजिए हमें एक एग्जाम्पल दे दिया गया है अन्वेषण। यदि आप इस शब्द का अध्ययन करें, अच्छे से देखें, वैसे इसमें एक मात्रा पूर्ण दिखाई देती है, दीर्घ स्वर संधि की कोई मात्रा नहीं है। अन्वेषण शब्द का अर्थ भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखें, यदि इस शब्द में देखें तो एक वर्ण हमें व जो कि स्वर सहित मिल गया है, जो कि हमने इस सूत्र की दृष्टि से देखने का प्रयास किया। तीनों में से एक वर्ण स्वर सहित होना चाहिए और उसके पूर्व वाला व्यंजन वर्ण स्वर रहित होना चाहिए, वहां हमें इस संधि की कल्पना करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये स्थिति हमको मिल चुकी। ऐसा मिलते ही आप यहाँ अंडरलाइन करें, जोड़ का निशान लगाएं और यहाँ य व र में जो स्वर है उसे अलग कर दीजिए। जैसे ही लिखेंगे शब्द बन गया ऐसा। अब हमारे पास में शेष रहे वर्ण अ, न स्वर रहित और व भी स्वर रहित। यण संधि में व
जिस स्वर से बनाए उस स्वर को हम लोग पुनः ले आते हैं, यानी कि हमें अनु उपसर्ग का सीधा सीधा प्रयोग ऊ स्वर मिलेगा और इसको हम ठीक करके इस तरीके से अनु धन ऐसा हमारे आंसर को फाइंड कर सकते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त कुछ एग्जाम्पल आपके सामने और रखता हूं। मान लीजिए मुझे एग्जाम्पल दे दिया है पितृनुदेश। अभी हमने जो संधि की थी वह शब्द था पितृनुमति। अभी हमारे पास में नया शब्द है पितृनुदेश। देखिए दोस्तों, इस शब्द में त के साथ में र है और र के साथ में अ स्वर है। जब जब इस प्रकार के शब्दों में त्र मिल जाए तो आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम बता सकते हैं। ऐसा होने पर जरूर ध्यान दीजिए कि पितृ, मातृ और पितृ या भ्रातृ शब्दों से यहाँ संधि हुई है, तो पहला शब्द पितृनुदेश यानी कि पितृ यानी पिता का अनुदेश है। तो दोस्तों, आप शब्द बना दीजिए पितृ। इसे और सरल दृष्टि से कहें तो यह कहना चाहिए कि जहां आपको त्र मिल जाए वहां आप उसे त के साथ री स्वर बना लीजिए और त्र में जो स्वर दिख जाए उस स्वर को अलग करते हुए अगले शब्द की कल्पना कर दीजिएगा। कम समय में आपका सटीक आंसर आएगा और कभी भी गलती नहीं होगी। अच्छा, इसके संबंध में हम यह भी कह सकते हैं कि जहां हमें त्रि मिल जाए वहां हमें त्र बनाना चाहिए और जहां हमें त्र मिल जाए संधि विच्छेद में हमें त्रि बनाना चाहिए। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम त के साथ में री स्वर बनाए तो जो स्वर हमें त्र में मिल जाए उसी स्वर को अलग लिखना चाहिए और अगर हम लोग त से री स्वर से र बनाए तो अगले शब्द के स्वर को देख करके ही जोड़ना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे एक एग्जाम्पल दे दिया गया है मातृधन इच्छा। देखिएगा दोस्तों, तो मैंने सीधा ही यण संधि की कल्पना करके इसके नीचे त्र बना दिया है। जो त्र बना है उसके साथ में एक स्वर प्रयोग करना है, पर वो अच्छे से देख करके, जिस स्वर का नाम है दोस्तों ई। आप जैसे ही लिखेंगे आपका आंसर बन जाएगा मातृश्च। यानी कि इस शब्द की शुद्धि में त्र बनना उपलब्धि नहीं है, उतनी अगले शब्द के आरंभिक स्वर को देख करके उसके साथ प्रयोग करना हमारी उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये यण संधि की पहचान और उसके विच्छेद के संबंध में कुछ जानकारी थी। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए कि हमें शब्द दे दिया गया है अत्यंत और कहा जाए कि संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों, यण संधि के अनुसार य व र में से एक व्यंजन वर्ण स्वर सहित हो, जो कि यहाँ हमें दिखाई दिया है व्यंजन य, और य के पूर्व आप देख रहे हैं तो त व्यंजन स्वर रहित है। हमें यहीं पर जोड़ का निशान इसके नीचे लिखना चाहिए और य व र में जो स्वर होता है उसको अलग करते ही एक शब्द बनाए अंत, और इधर आपका शब्द बन रहा है अ त और यह भी हो गया है स्वर रहित। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पहुंच गए हैं कि यह को स्वर में बदल दिया जाए। हम इस संधि में बड़े अच्छे से देख चुके हैं कि ई स्वर जो होता है उससे यह व्यंजन बना है, तो यह व्यंजन से वापस ई स्वर बनना चाहिए। पर यहाँ एक बात थोड़ी सावधानी की है। सावधानी का विषय यह है मेरे साथियों कि हमें इस लघु गुरु स्वर का कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपका थोड़ा सा सहयोग इस रूप में देखा जा सकता है। हिंदी में देखिए दोस्तों, जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्गांत, उपसर्ग के अंत में, और वे उपसर्ग जो कि तत्सम है, अगर आप देखेंगे तो जो ई या ऊ स्वर देखने को मिलेगा वो लघु स्वर होगा। कुछ एग्जांपल, वैसे 9 उपसर्ग हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे अति, अधि, अभी, देखिएगा नी, परि, प्रति, वी, ये 7 उपसर्ग ऐसे हैं साथियों जिसमें ई स्वर है और वो भी लघु स्वर है। यदि इधर हम आकर के देखें कि य से यदि ई स्वर बनाया जाए तो आपका अति उपसर्ग बनेगा और दूसरा वाला शब्द आएगा अंत। ये हमारी हेल्प हो जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक और जानकारी है जिसकी हम और सहायता ले सकते हैं। यानी कि हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द भी जो है दोस्तों वे प्रायः कुछ इस तरीके से होते हैं। यानी स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यदि देखा जाए तो 2 मात्राएं बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। यदि ई स्वर की कल्पना की जाए तो दीर्घ और ऊ स्वर की कल्पना की जाए तो वह भी दीर्घ रूप में प्राय देखने को मिलते हैं। स्वर की बात की जाए, उपसर्ग में स्वर की बात की जाए जब, तो कहीं कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन यदि हम लोग स्त्रीलिंग शब्दों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ मैक्सिमम यानी अधिकतम शब्दों में अंत में दीर्घ ई की अथवा ऊ की मात्रा मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें स्त्री, पत्नी, नारी,
नदी, लक्ष्मी, देवी, श्री, श्रीमती, वधु, वधु का तत्सम रूप, तत्सम से तद्भव बहु, इनमें भी मात्राएं हमें दीर्घ देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे शब्द भी है जिसमें मात्राएं लघु होती, जैसे ज्योति है, निधि है, विधि है, नीति है, रिद्धि, सिद्धि, बहुत सारे शब्द हैं जिसके अंत में लघु मात्राएं होती है। लेकिन हमारी यण संधि में प्राय बड़ी मात्राओं वाले शब्दों की संधि देखने को मिलती है। दोनों हो सकते हैं, शब्द की शुद्धि का ध्यान रखते हुए हमें यण संधि का विच्छेद करना चाहिए। आशा करता हूं आपको ये सारी बात अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।